चलिए भाई, आज शुरू करेंगे हम पीआर कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बताया जाता है एम से या एम एल। इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एल अगर आता है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, एम एल आता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। पहला सवाल आता है कि किसने दिया था, तो ये जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे लैंडे जो थे, उन्होंने जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को समझने के लिए, या यूं कहें कि उसको समझाने के लिए इसकी खोज की थी। अब ये आपको नया डाउट आ गया, सर ये क्या होता है, सर ये कैसे पता लगा, ये कैसे आएगा, हमें कैसे पता चल। रुको जरा रुको, सब आएगा भाई। तो सबसे पहला पॉइंट, तो अगर सवाल आ जाए कि किसने खोजा था, तो आप बोल देंगे लैंडे ने खोजा था। और लैंडे ने जो दिया था वो किससे दिया था, बोलो जल्दी बोलो। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट खोजने के लिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आ जाता है कि जीमान ने भी खोजा था क्या, तो और ऑप्शन कुछ भी नहीं हो और ये भी नहीं दिया हुआ हो, तो फिर जीमान को टिक कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो इफेक्ट के नाम जो थे वो मैं लिख देता हूँ, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ये क्या होंगे अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। पहले अभी आप समझ में आ गया किसने खोजा था, लैंडे ने दिया था। लैंडे ने जो दिया था वो किस लिए दिया था, अगर सवाल आता है तो सिंपल है, जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को समझाने के लिए। ये क्या होते हैं बाद में बताएंगे। तो दो सवाल क्लियर। तीसरा सवाल अगर इंपॉर्टेंट है, क्या आ जाए कि अगर ऑप्शन में लैंडे है ही नहीं और बोले कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने खोजी, तो आंसर क्या जाएगा, जीमान। क्लियर यहां तक। अच्छा, ये क्या होंगे थोड़ी देर में आएगा। तो पहला सवाल तो क्लियर हो गया भाई कि लैंडे ने दिया था। दूसरा सवाल, ये वैल्यूज कहाँ से रखेगा, तो इसकी जो वैल्यूज होगी वो -L 0 to +L होगा। क्या होगा जल्दी बताओ, -L से 0 +L, यानी कि 0 भी वैल्यू काउंट की जाएगी, ठीक है। ईच वैल्यू ऑफ, कोई भी वैल्यू इसकी जो आ रही है, एक वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। ये आ गया हमारा जिसका इंतजार था। देखिए अब इंतजार पूरा हो गया है, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सर, एकदम बिंदास सर, अब जाके दिल का तार छू लिया है सर। यही तो डाउट था साला, यही तो पढ़ने आए थे, यही नहीं पढ़ा रहे थे सर आप। पेशेंस, इसी को कहते हैं लल्ला पेशेंस। ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा पेशेंस रखेगा उतना आगे जाएगा, समझ गए। जाने क्या है माँ के चरणों में, जितना झुकता हूं उतना ही उठता हूं, समझ गए। इसी तरह से अगर पढ़ाई में आपको उठना है तो आप समर्पित हो जाइए, समर्पण भाव लाइए, एकदम झुक के रहिए, पेशेंस रखिए। जिंदगी में आपको इतना ज्ञान मिलेगा कि आप सफलता की सीढ़ियों को हमेशा छूते जाएंगे, ठीक है। तो भैया रिप्रेजेंट कर दिया ऑर्बिटल को। आज के बाद साला कोई भी पूछना इधर आओ, नींद में 2 बजे सो रहे हैं, भैया नींद आ रहा, का डिस्टर्ब कर रहे हो। बगल वाला बोला यार एक डाउट है, अब बोले का डाउट है, बोला ये का रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल। क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। खट आंसर खत्म, ऑर्बिटल टिक किया। बोलेंगे भैया सोने तो जाइए। अब चौथी बात, इसको देखो, अपन ने तो याद कर लिया देसी में। एक बात हमेशा याद रखना, अपना मानना है कि देसी में ज्यादा समझ में आता है विदेशी से। पूछो क्यों, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी। अब विदेशी में एक लाइन और बोल सकते हैं वो, कि ईच वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट्स, ईच वैल्यू ऑफ एम रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल, यानी एम की जो जो वैल्यू आएगी वो एक ऑर्बिटल को बताएगी। तो अगर आपसे एक सवाल पूछे कि ईच वैल्यू ऑफ एम रिप्रेजेंट्स, तो आप आंसर देंगे ऑर्बिटल। और एक खास बात, देसी की जगह विदेशी में आ गया तो बोलेंगे वो पॉसिबल ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे वो, पॉसिबल ओरिएंटेशन। वो बोलेंगे कि ईच वैल्यू ऑफ एम रिप्रेजेंट्स पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ, बोलो, ऑफ ऑर्बिटल या पॉसिबल ओरिएंटेशन। इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही, सीधा सीधा ऑर्बिटल का। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को कि क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। तो चौथा पॉइंट अगर देखें, फॉर n = 4, क्लियर। L की वैल्यू क्या क्या आएगी, जैसा कि पिछले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर जो इससे पहले हुआ था उसमें बताया था आपको, ये अगर 4 होगा तो L की वैल्यू जो पॉसिबल होती है वो 0 to n-1 होती है। जिन बच्चों को नहीं आता वो इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना प्लीज, सीख जाएंगे। तो ये वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो आपको m की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू इससे आएगा, ये 0 को यहाँ पुट करो, 0 तो ऑलरेडी है इसी, 0 को यहाँ पुट करो 0, ये 1 यहाँ पुट करो
तो ये क्या बनेगा -1, फिर 0, फिर +1, यहाँ पुट करो तो क्या बनेगा ये -2, -1, 0, +1 और +2, यहाँ पुट करो 3 के लिए 3, -2, -1, 0, +1 और +2। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, यहां पर अगर मैं आपसे अब बोलूं कि ईच वैल्यू ऑफ, क्या बोला हुआ, ईच वैल्यू ऑफ m क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल। तो यहां अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हुआ 1, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ 7। हमने जब बोला था ये ईच वैल्यू ऑफ l सब शेल को बताती है, तो ये कौन सा सब शेल था s, ये कौन सा सब शेल था p, ये कौन सा सब शेल था d, ये कौन सा सब शेल था f। अब दिमाग की बत्ती लगाओ, एक सवाल नया पैदा कर दिया हमने कि s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 1, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 3, d सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 5 और f सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 7। ये है ऑर्बिटल। अब फील लो वापस जो पिछले लेक्चर की बात चल रही थी। घर इमेजिन करो आंखें बंद करके, घर के अंदर कमरा हो गया सब शेल, कमरों के अंदर क्या थी अलमारियां। तो आज हमने क्या पढ़ा कि हमारे घर यानी कि 4th नंबर के घर में कमरे थे 4, 1 2 3 4 और उसके अंदर क्या बोला मैंने, उसके अंदर जो है वो क्या है अलमारियां कितनी है, तो एस वाले के अंदर कितनी है 1, यानी कि एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल है 3, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल है 5, एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल है 7। ठीक है, यहां पर ये कंफ्यूज मत होना कि 0s क्या लिख दिया आपने, मैं फिर से हटा देता हूं इनको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि आप इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अपन को याद है कि 0 का मतलब एस ऑर्बिटल, एस सब शेल, पी का मतलब एल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब पी सब शेल, इसका मतलब डी सब शेल, इसका मतलब एफ सब शेल। तो भैया एक बात अपन देसी में बता दें, अपन को सवाल सॉल्व करने की भी एक आदत होनी चाहिए ना। अगर आपके सवाल गलत नहीं करने आपको तो 2 मिनट का समय है, इसको टिप्स पे कर लो, दिमाग के अंदर उन गहराइयों में उतार लो जहां से कोई निकाल नहीं सकता। जैसे किसी को दिल की गहराई में बिठा के बैठ जाते हो ना, साला कोई कितना ही समझाए कभी दिल से बाहर नहीं निकलता है, याद है। जहां अगर बैठ गया कोई तो बहुत मुश्किल से निकलता है, हर साला इतना अंदर तक चला जाता है वो कि बाहर नहीं निकल पाता है। उसी गहराइयों में बिठा दो, वही शिद्दत से, वही परसिवरेंस आपके मन के अंदर होना चाहिए साला कि कोई जिंदगी में निकाल ना पाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम में और सीधा सवाल सही हो जाए। क्या भर रहा है, कोई भी पूछे एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल 1, पी में कितने 3, डी में कितने 5, एफ में कितने 7। क्लियर कट, निपटा देना साला एकदम से बिंदास तरीके से। अब इनका नाम क्या होता है ये समझना पड़ेगा। अब इनका नाम क्या होता है वो देखो, जो एस सब शेल होगा, ये सब शेल हो गया एस, उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो होगा एस ऑर्बिटल। इसलिए कभी कभी एस सब शेल निकलता है, एस ऑर्बिटल निकल जाता है। आपको लगता है साला ये क्या बदतमीजी है, साला हर बार कभी ऑर्बिटल बोलते हैं कभी सब शेल बोलते हैं, समझ ही नहीं आता क्या पढ़ा रहे हैं, सब शेल पढ़ा रहे हैं ऑर्बिटल पढ़ा रहे हैं। भाई मेरे फील आ गई क्यों निकलता है ऐसा, क्योंकि इसमें एक ही होता है ये। फिर ये पी सब शेल, अब पी में 3 ऑर्बिटल होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब इनको दिखाते कैसे हैं, ऐसे डब्बे बना देते हैं, दीज आर ऑर्बिटल्स। और अगर डी होंगे तो डी में 5 होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब देखो हमें कैसे डाउट आते हैं पता है, हम लोग अपनी थ्योरी को कैसे कचरा कर रहे हैं, हम लोग साइंटिस्टों वाले काम करने लग जाते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारी थ्योरी खराब हो जाती है और हमें लगता है सर ये क्या पढ़ा रहे, सर ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, क्यू डी ऑर्बिटल के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो। देखो कैसे यहाँ पर जो बात आती है वो यहाँ पर बात ये आती है मेरे दोस्त कि आपको डाउट आएगा इसे डी एक्स वाई, सर ये क्या होता है, सर ये कैसा होता है,
सर ये डी एक्स वाई क्यों है, सर ये वाई जेड क्यों है, सर ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों है, सर इसमें माइनस क्यों आ रहा है, सर इसमें एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सर इसमें माइनस क्यों आ रहा है, सर इसमें एक ही जेड स्क्वायर क्यों आ रहा है। जैसे ही आपके मन में ये डाउट्स आते हैं, ये डाउट्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व किए जाते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं, हटा दो अभी। अब अगर वो सिलेबस में नहीं है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो वो जो डेरिवेशन का रिजल्ट है ये, अब आप गलती क्या कर रहे हो यहाँ पे, इस रिजल्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो। रिजल्ट समझ में आएगा कहाँ से, जब आप उसका डेरिवेशन समझोगे। तो जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उसके पीछे पड़ जाते हो। अब फिर क्या कहते हो, इनऑर्गेनिक तो रटने का सब्जेक्ट है, नहीं है रटने का, इसका भी लॉजिक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन, इसका भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कब आएगा, जब आप वो थ्योरी पढ़ोगे। वो थ्योरी आएगी आपकी कॉलेजेस में, समझिए, जब आप एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तब आपका आएगा, मास्टर्स करोगे तो एक्सप्लेनेशन है, बट अभी नहीं है, अभी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। तो आपका काम ये होगा इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ठीक। अब वैल्यूज जो आई थी एम की, वो क्या आई थी 0, यहाँ कितनी आई थी -1 0 +1, यहाँ कितनी आई थी -2 -1 0 +1 +2। अब एक खास बात, ये जैसे 3 है और ये 3 वैल्यू है, तो यहाँ पर एक डाउट आता है, तीनों में से कौन सी वैल्यू किसकी है, किसी के लिए भी आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। यानी px के लिए आप -1 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, +1 भी बोल सकते हैं। py के लिए -1 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, +1 भी बोल सकते हैं। pz के लिए -1 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, +1 भी बोल सकते हैं। dxy के लिए -2 भी बोल सकते हैं, -1 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, +1 भी बोल सकते हैं, +2 भी बोल सकते हैं। ये 5 वैल्यू इनमें से किसी की भी कोई सी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने इसको ये बोल दिया -2, तो फिर बाकियों के लिए -2 नहीं रख सकते, इसके लिए फिक्स कर दोगे तो, समझ रहे हो। तो आप जिसकी वैल्यू जो रखना चाहोगे वो रख सकते हो, क्लियर। तो ये वैल्यूज भी आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगला डाउट, सर एफ का क्यों नहीं लिखा, पिछली क्लास में क्या बताया था, एफ आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए एफ के ऑर्बिटल्स नहीं लिखते। सिर्फ ये पूछेगा कि एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने होते हैं 7, दैट्स इट, खत्म। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। देखो कंफ्यूजन क्रिएट मत करो दिमाग में, हम लोग जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्लियर दोस्तों। अब ये होते कैसे हैं ऑर्बिटल, मैं उनके डायग्राम बना रहा हूं। अब वो डायग्राम क्या है, देखो जैसे एस ऑर्बिटल की बात करें तो ये एस ऑर्बिटल ऐसा होगा जो तीनों एक्सिस पर होगा, एक्स पर भी होगा, वाई पर भी होगा और जेड पर भी होगा। पी की बात करें अगर अपन, तो पी जो होगा उसमें इस तरह से होगा पी एक्स। अगर पी एक्स की बात करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पर होगा ये वाला ऑर्बिटल। पी वाई की बात करेंगे तो वो वाई एक्सिस पर होगा। ये अगर आप z पर होंगे तो z एक्सिस पर होगा, क्लियर। तो अगर y एक्सिस है तो नाम क्या बन गया ये पी वाई, z एक्सिस है तो नाम क्या बन गया ये पी जेड, क्लियर। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है, जैसे ये ऑर्बिटल आपको एस वाला दिख रहा है, वो एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, चाहे वो एक एक्सिस के ही ऊपर क्यों नहीं हो। जैसे ये वाला क्या है, एक ही एक्सिस है, एक्स इसके ऊपर है, ये तीनों के ऊपर है। अगर कोई ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है तो उस ऑर्बिटल को एक्सियल ऑर्बिटल भी बोला जाता है। यानी कि ये जो एस ऑर्बिटल होगा वो एक्सियल ऑर्बिटल होगा। ये वाला सवाल तैयार हो गया। पी वाला तीनों के तीनों एक्सियल ऑर्बिटल होंगे, ये सवाल तैयार हो गया। पी एक्स ऑर्बिटल एक्सियल, पी वाई ऑर्बिटल एक्सियल, पी जेड ऑर्बिटल एक्सियल, तो ये सारे के सारे एक्सियल हो गए, हाँ या ना। तो ये सारे के सारे एक्सियल हैं, तो इजी वे में आपको पता चल गया कि भैया ये ऑर्बिटल एक्सियल होते हैं, क्लियर। अब अगर आपको विजुलाइज नहीं हो रहा तो आप अभी यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे ये वाला चैनल, इसको पोस्ट करो, गूगल खोलो, उसमें डालो ऑर्बिटल्स। जैसे ऑर्बिटल डालोगे ऑल को क्लिक करो, ऑल को क्लिक करते ही आपके पास एक इमेज ऑप्शन आएगा, इमेज को क्लिक करो, बहुत सारी इमेज खुल जाएगी। उसमें से एक इमेज को ऐसे क्लिक करके बड़ा सा करके देखो, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है,
ये देखो देखो एस दिख रहा होगा आपको ऐसे कलरफुल, एक्स वाई जेड तीनों पे। ये देखो आप ऐसे गोले गोले दिख रहे होंगे, तो इस गोले को लोब कहते हैं, लोब। कितनी लोब है यहाँ पे, एक और एक दो, यानी पी ऑर्बिटल में दो लोब्स होती हैं, एक लोब दो लोब। पी ऑर्बिटल वाई वाला हो तब भी दो लोब हैं, जेड है तो तब भी दो लोब्स हैं, समझ गए। तो ये दो लोब्स आ गई। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक सिंपल है। अच्छा, क्या एस ऑर्बिटल एक्सियल है, हाँ। क्या पी ऑर्बिटल भी एक्सियल है, हाँ। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सिंपल चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो सवाल सीधा आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ये पीआर कोर्स जो मैंने आपके लिए लॉन्च किया है, ये नीट के बच्चों के लिए, स्पेशली नीट, जेई मेन, जेई एडवांस, केवीपीवाई, एनटीएससी और एनएससीजेएस, यानी जो आईजेएसओ देते हैं और जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक कंडीशन है, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तो मैं इसे रोक दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील आएगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल किसी काम का नहीं है और मैं इससे बच्चों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर इसको चलाने का कोई सेंस नहीं होगा। सिंपल सी बात है। सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, इसी से मुझे साबित हो रहा है कि आपको ये पसंद आ रहा है, आप अगले लेक्चर का इंतज़ार कर रहे हैं, अगला लेक्चर आपका फ़ायदा कर रहा है, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है। आप अपने कोचिंग के अंदर अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप अपनी कोचिंग में इंप्रूव कर रहे हैं, वहाँ पर आप अच्छे बनते जा रहे हैं, आपका बेसिक अच्छा होता जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके वीक हैं फाइनेंशियली, तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपका उस टॉपिक के सारे सवाल कर देगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए, ये मेरी गारंटी है आपको। आप कोई भी शीट सॉल्व उठा के देखेंगे जब मैं आपका पीआर कोर्स टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद से आपको चाहे कोटा का कोई भी मटेरियल हो, कोई भी बुक हो, शीट हो, होमवर्क हो, वो सारे सवाल आपसे होने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसको कंप्लीट होने दो, लेकिन अगर बिना कंप्लीट हुए कोई भी उठा के करने लगेगा तो सॉल्व नहीं होंगे, ये क्लियर है। तो प्लीज़ आप जितने भी अपने दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार, छोटे भाई, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस जितने भी हैं, सबको बोलो कि इसको सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा मैं उतने ज़्यादा चैप्टर्स डालना शुरू करूंगा, ये क्लियर है। क्लियर है सबको, चलिए। अब बात आती है डी की। तो डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं जरा देखो। एक और बात बताऊं, गूगल में देखने के बाद उसे भूल जाना, इसी को याद रखना। पूछो क्यों भाई, एग्जाम में तो आएगा नहीं 3D डायग्राम, एग्जाम में तो आएगा ऐसा ही, और आपको सवाल करना होगा इसी से, तो थोड़ा सा आप अपनी इमेजिनेशन को वैसे भी रखो जैसे एग्जाम में आएगा। गूगल में देख के रियल इमेजिनेशन आ गई, लेकिन एग्जाम में कैसा आएगा वो भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सोचना पड़ेगा। उस समय डी ऑर्बिटल की 3D विजुअलाइजेशन नहीं आई, तो इसलिए दिमाग में यही बिठाना जैसा आपका एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमें सवाल भी सही करना है दोस्तों। 10 सेकंड में सवाल करना होता है, वहां पे प्रेशर होता है दोस्तों इतना सारा। फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, मैथ्स भी करना है, तीनों को करना है, टाइम लिमिट में करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सही करना है, क्योंकि आपका करियर है वहां पे। तो सही करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए इमेजिनेशन ये भी रखें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये आपका एक्स और वाई है, इसको कहा जाता है डी एक्स वाई। सवाल क्या है कि इसके अंदर ये जो लोब्स है वो कितनी है, तो आंसर क्या आया, 4 लोब्स। अब एक डाउट, सर ये लोब्स क्या होती हैं आप नहीं बता रहे। ये जो पूरा दिख रहा है इसी को लोब कहते हैं, बस ये लोब है। दूसरा बताओ, ये डी एक्स वाई है और ये डी वाई जेड है। फिर तीसरा बताओ, ये एक्स जेड बना दिया, ये डी एक्स जेड है। इसमें कितनी लोब आ रही है, 4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। एक सवाल और बनता है, क्या इसकी लोब एक्सिस में है या एक्सिस के बीच में है मेरे दोस्त। इसकी जो लोब्स हैं वो एक्सिस में है या एक्सिस के बीच में है, सोचो। एक्सिस में है या एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में है, तो इन्हें नॉन एक्सियल कहा जाएगा, क्योंकि एक्सिस पर नहीं है। एक्सिस पर होती तो क्या कहते हैं, एक्सियल, और एक्सिस के बीच में है इसलिए क्या कहेंगे, नॉन एक्सियल। एक्सिस पर है तो एक्सियल,
एक्सिस के बीच में है तो नॉन एक्सियल। तो ये तीनों नॉन एक्सियल होते हैं, दिमाग के अंदर बिठा लेना। डाउट कितने भी आ रहे हो एक बार के लिए उनको कत्ल कर देना खंजर से, बताया था ना। आप इनको दिमाग में बिठाना, सवाल नहीं होंगे, नहीं तो आपसे फटाफट बोलो। dxy yz zx ये क्या है, एक नॉन एक्सियल। अब देखो ये आ गया x, ये आ गया y, और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है dz स्क्वायर। ये क्या है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, dz स्क्वायर। इनमें देख के बताओ कि ये जो लोब्स है वो एक्सिस पर है या एक्सिस के बीच में है, एक्सिस पर है या एक्सिस के बीच में। तो क्या है, एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है तो इन्हें क्या कहा जाएगा, एक्सियल। ये एक्सिस पर है तो क्या कहेंगे इन्हें, एक्सियल। क्या कहेंगे इन्हें, एक्सियल ऑर्बिटल। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हम अपने आप को अननेसेसरी पेन में डालने की कोशिश करते हैं। मैं बताता हूं क्या पेन है। जैसे पहला, ये बीच में क्यों है, ये इसके ऊपर क्यों है, ये ऐसा क्यों है, सर ये कैसा दिख रहा होगा, गूगल में जाएंगे फट से देख लेंगे इसको, ठीक है। ये ऐसा होगा कि ये लोब इसके ऊपर होगी और रिंग होगी ऐसे चारों तरफ। क्या होगा, ये रिंग इसके चारों तरफ ऐसे, और ये जो रिंग है इसको बनाया है मैंने, और ये रिंग आपकी कहाँ होगी, एक्स वाई प्लेन में। कहाँ होगी, एक्स वाई प्लेन में। और ये लोब कहाँ है, जेड। एक नया सवाल आ गया, ऐसा कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसमें सिर्फ 2 लोब्स होती है, तो आंसर क्या है, डी जेड स्क्वायर ऐसा है जिसमें सिर्फ 2 लोब्स है। क्या बोला जल्दी बताओ, डी जेड स्क्वायर ऐसा है जिसमें 2 लोब्स हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ 2 लोब्स आ रही हैं डी जेड स्क्वायर में, ठीक है। क्लियर दोस्तों, तो ये डी जेड स्क्वायर हो गया, तो ये एक्सियल हो गया, तो ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये जो ऑर्बिटल्स थे, मैंने आपको स्टार्ट किया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था वो लैंडे ने बताया था, और लैंडे ने ये कहा था कि ये स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट को समझाने के लिए दिए। उसने क्या किया, इन ऑर्बिटल्स को रख दिया कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही ये क्या हो गया, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है अलग हो जाना, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। अलग अलग हो गए मतलब ये 2 अलग हो गए, ये 3 अलग हो गए, तो 2 अलग 3 अलग, इसका मतलब ये अलग अलग हो गए, स्प्लिट इसे कहते हैं। स्प्लिटिंग आप समझ सकते हैं, ब्रेकअप, ठीक है। यस, समझ गए होंगे आप, इससे बेटर वर्ड नहीं है समझाने के लिए। समझ में आ गया ना, मुस्कुरा रहे हो, हाँ बेटा, जिस चीज के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई ना, इसको सुनने के बाद सब समझ लेना कितने पानी में हो तुम लोग। कोई फायदा नहीं होने वाला इस वीडियो लेक्चर का अगर ये मुस्कुराहट आपकी अपनी सफलता की मुस्कुराहट में परिवर्तित नहीं किया आपने तो। और मैं उस सफलता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईटी वाली सफलता की बात कर रहा हूँ, समझ गए। इधर देखो, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो क्या आएगा कि स्प्लिट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये स्प्लिट होता है तो आपके कौन सा इफेक्ट होता है, जीमन इफेक्ट। और अगर यही किस में रख दें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये अलग होता है तो इसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो अब समझ में आया स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट क्या होता है। स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट ये होता है कि जब आप सबशेल को रख देते हैं किसमें, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो स्प्लिट हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिटिंग जो हो रही है उसी स्प्लिटिंग की वजह से हम इन्हें इफेक्ट का नाम दे रहे हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो रहा है यानी अलग अलग हो रहा है तो नाम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो रहा है तो जीमन, और अगर इसमें हो रहा है तो इलेक्ट्रिक में तो स्टार्क। अब मैं भूल गया एग्जाम में, मतलब मुझे तो याद ही नहीं रहा कि एग्जाम में क्या करना था, स्टार्क करना था, ये करना था, सर कन्फ्यूजन हो गया। बहुत आसान है दोस्त, पूछ कैसे, बहुत आसान ऐसे है कि स्टार्क स्पार्क मैच कर रहा है। स्पार्क कब आता है, जब इलेक्ट्रिसिटी होती है, 2 तार जुड़ जाते हैं, स्पार्क हो जाता है, तो वो स्पार्क वहां से आएगा। तो स्पार्क मतलब स्टार्क, टोनी स्टार्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैच कर लेंगे आप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब एक टर्म और आती है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये क्या होते हैं, तो देखो जैसे डी सबशेल है,
है। इस डी सबशेल में ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, हाँ या ना, बस इतना सा समझना। डी सबशेल है, उसमें ये 5 डी ऑर्बिटल्स है। तो एक ही सबशेल के ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उन्हें ही डीजनरेट कहा जाता है। या उल्टा बोले, एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। एक ही सबशेल की एनर्जी जो होती है वो ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए उन्हें सबशेल कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? सबशेल। क्या कहा जाएगा? सबशेल। क्या कहा जाएगा? सबशेल। क्लियर? तो ये सबशेल्स जो है वो कौन से, अब ये ऑर्बिटल सबशेल के अंदर जो है उन्हें क्या कहा जाएगा? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैंने थर्ड शेल का ले लिया 3D सबशेल, तो ये क्या होंगे? 3DXY, 3DYZ, 3ZX, 3x² - y² और 3z²। तो ये सारे के सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब इनकी एक डेफिनेशंस भी आती है कि अगर सपोज हमने पूछा आपसे कि क्या ये 3D और 3DXY और 3DYZ ये डीजनरेट है, अगर आपसे सवाल पूछा कि क्या ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो आपने क्या करा? n लिखा, इसका 3 l लिखा, इसका कितना आएगा? d d d d d l। मैंने कल कहा था d के लिए l फिक्स आ जानी चाहिए, कितनी आएगी? 2। यहाँ n 3, d 2। लेकिन अगर m की बात करूं, m इसके लिए देखो क्या होगी, अभी अभी बताया था -2 से लेके +2 कुछ भी हो सकती है। अगर मैं इसके लिए -2 मानूंगा तो क्या इसके लिए भी -2 होगी क्या? नहीं, क्योंकि मैंने कहा था अगर इसके लिए आपने -2 फिक्स कर ली तो अब इसके लिए हो गई वो -2। तो अब इन चारों के लिए कोई और वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। मान लो मैंने क्या ले लिया? +2। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के लिए, देखो इसके लिए n की वैल्यू इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, l की वैल्यू इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, बट m की वैल्यू डिफरेंट। तो एक टेक्निकल डेफिनेशन और होती है कि ऐसे दो ऑर्बिटल जिनकी n की वैल्यू सेम हो, l की वैल्यू सेम हो, बट m की वैल्यू डिफरेंट हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। m की वैल्यू क्या हो? डिफरेंट, उन्हें क्या कहा जाएगा? डीजनरेट ऑर्बिटल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डीजनरेट। दोबारा से समझना, क्या ये आपको बोला उसने 2px और 2py, क्या ये डीजनरेट है? n की वैल्यू कितनी बनी? 2। यहां जो लिखी होती है वैल्यू से n की वैल्यू कहा जाता है l। p दिख रहा है तो p सबशेल के अंदर है ये px, तो p के लिए कितनी वैल्यू होती है? 1, 2, p के लिए 1। अब m की वैल्यू आपको पता थी p के लिए -1 से +1 तक होती है। क्या बोला जल्दी बताओ? -1 से +1। तो दोस्तों यहां पर आप अगर -1 लोगे तो क्या इसके लिए -1 हो सकती है? नहीं। अब या तो इसकी 0 रखोगे या +1 रखोगे। मैंने मान लो +1 रखी। अब आप इन दोनों ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखो तो इसके लिए n की वैल्यू सेम आ रही है, l की वैल्यू सेम आ रही है, बट m की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब ये भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो बहुत सारे डीजनरेट। तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या है, ये समझ में आया? ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये समझ में आए दोस्तों? जैसे आप बताओ, अब आप होमवर्क ये करके बताओ। क्या ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है? सोचो। तो अब मैं निकालने की बात करूं, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d के लिए 2, m की वैल्यू -2 ले ली सपोज, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू कुछ भी ले लो +2 ले ली। क्या डीजनरेट है? नहीं, n की वैल्यू अलग आ गई। डीजनरेट का एक असली में मतलब समझाता हूँ, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब लॉजिक का अगर लगाऊं तो ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल हो गया। फोर्थ शेल की एनर्जी तो वैसी हाई होती है रे, अरे फोर्थ की तो वैसी हाई होगी लल्ला, मचा दो हल्ला सभी गली मोहल्ला कि यहाँ पर ये 3 है, ये 4th है, और अगर ये 4th शेल है तो इसकी एनर्जी हाई है। एनर्जी डिफरेंस है रे, अगर एनर्जी डिफरेंस होगा तो यहाँ पर कभी ये डीजनरेट नहीं होगा। फील आएगी साली, फील लो पढ़ते समय, क्या सो के देख रहे हो वीडियो को? है
जिंदा लोगों की तरह जिंदा हूं मैं, आग जलाओ साले अंदर। आईआईटी करनी है करके बताएंगे, नीट करनी है करके बताएंगे, मेंस निकालना है निकाल के बताएंगे। अपने अंदर झांकना पड़ता है जिंदगी में। एक और बात याद रखना, बताओ क्या? हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। ठीक है, तो इसी के साथ अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।